तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे और जबरदस्त तरीके से आज दशहरा मनाए होंगे। सबसे पहले आज का सेशन शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज का त्यौहार जो आप लोगों ने बनाया है वो उस त्यौहार के लिए बहुत सारे हार्दिक बधाइयां देता हूं। और इस त्यौहार से जो आपने सीखा होगा उसको अपने जीवन में उतार पाएं, क्योंकि आज का जो त्यौहार है, ये जो त्यौहार आपने मनाया है, इसको हम बोलते हैं अधर्म पर धर्म की विजय। अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय, क्रोध पर दया की विजय और अज्ञान पर ज्ञान की विजय। तो इतने सारे विजय के बाद ये विजयादशमी त्यौहार मनाया जाता है। और हमारे देश में ये एक बहुत बड़ा त्यौहार जिसको दशहरा त्यौहार कहते हैं। आज दशहरा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इतिहास में जो भी आपको सीख मिलता है, उस परंपरा को निभाते हुए आप अपने सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन की ओर जुड़ाव करते हैं, ताकि आपको एक प्रेरणा स्रोत मिल पाए, एक शक्ति मिल पाए। और उस शक्ति के सहारे आज जो कार्य निष्पादन का आपको अवसर मिला है उसको आप बेहतर कर पाएंगे। तो अगर दशहरा देखा जाए तो दो मुख्य कारणों से इसको मनाया जाता है। एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसी दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इस कारण इस दिन को जो है दशहरा उत्सव के रूप से मनाते हैं। और दूसरा जो है कि इस दिन जो आज का जिसको हम बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मानते हैं, कि जो नवरात्रि की 10वीं तिथि, नवरात्रि के बाद जो माँ दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का वध किया था, तो माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से वध किया और 10वें दिन महिषासुर का अंत कर दिया। तो आप ये दोनों कहानियां जो हैं आज ही के दिन, जो ये बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, और ये महिषासुर का अंत किया, इसलिए विजयादशमी मनाते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम ने राम का वध किया, इसको दशहरा के रूप में मनाया जाता है। तो इस त्यौहार का अपना एक महत्व है और इस त्यौहार की मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। अपने जीवन में इसको जो सीखने की ज़रूरत है, और इसी के माध्यम से जो है आप शक्ति का स्रोत, आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरणा लेते हैं। और अगर हम रावण के जो दशानन के जिसको कहा जाता है 10 सिर वाले रावण, उनके जो 10 चीजें हैं, जो खराब गुण हैं जिसकी वजह से आज उनका वध किया गया, वो देखिए। सबसे जो अवगुण है वो है आलस, लेथार्जी, मोह। मोह जो है उनका जो अवगुण है, मोह, संशय, इनडिसिसिवनेस, डिसीजन नहीं, संशय में रहना, निराशा, द्वेष, ईर्ष्या, अत्यारूढ़ी, एरोगेंस, लोभ, क्रोध, विवश। ये सारे जो दशानन के सिर हैं। और जो रावण जो बहुत ज्ञानवान और शक्तिमान था, इनमें जो सारे गुण थे, लेकिन उसके साथ साथ ये अवगुण थे। मायावी भी था। आज भी हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे रावण से युद्ध लड़ रहे हैं, मायावी चीजों से लड़ रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन आ जाता है कि आरआरबी मर्ज हो गया, वो भी तो एक मायावी एक इंफॉर्मेशन है ना। तो इन तमाम चीजों से हमें जूझना पड़ता है। तो हमें जो है किसका अनुसरण करना चाहिए? अच्छाई का अनुसरण करना चाहिए। यही प्रेरणा देते हैं कि आप कितनों भी करिए, एक इंसान है, उसके पास अच्छाई के गुण भी हैं और बुराई के गुण भी हैं। आप कितने भी आप ज्ञानवान क्यों न हो, अगर आपके पास बुराई के गुण ऑलरेडी हैं, अगर उनका आप साथ देते हो तो आपका अंत सुनिश्चित है ना वरुण जी? अच्छाई के भी गुण हैं और बुराई के भी गुण हैं। तो आप साथ किसका देते हो? अगर साथ आप देते हो बुराई का, तो आपका भी अंत सुनिश्चित है। ये कहानी, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बताता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी सीख पा रहे होंगे। और जो 10 क्वालिटी है आपके अंदर, क्या क्या जो 10 क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, वो होनी चाहिए परसिस्टेंस, विनिर्बंध,
मतलब परसिस्टेंस मतलब परसिस्टेंसी रखनी चाहिए, कंटिन्यूअस तरीके से चलते रहना चाहिए। क्षमा, फॉरगिवनेस, सील होना चाहिए। इंटीग्रिटी, आपकी जो इंटीग्रिटी है, वो नैतिक जो जिम्मेदारी है वो जबरदस्त होनी चाहिए। नम्रता, दयालु, स्नेह, आशा, धैर्य, विवेक और निग्रह, सेल्फ जो रेगुलेशन है, आपका जो सेल्फ अनुशासन है वो अच्छा होना चाहिए। ये 10 क्वालिटी है। मतलब ये सारी चीजें एक इंसान के पास है। फर्क इतना पड़ता है कि वो किस चीज को साथ दे रहा है, और जिस चीज को साथ देगा, अगर बुराई का साथ देंगे तो उसका अंत भी सुनिश्चित है। तो आज भी देखेंगे कि अगर कोई बुरा इंसान है, वो भले ही कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसका अंत जो है एक बार हो ही जाता है। अगर कोई गलती कर रहा है, गलती कर रहा होगा, अगर इंडस्ट्री की भी बात देख लें, अगर कोई गलत कर रहा होगा, गलत कर रहा होगा, तो एक दिन ऐसा पकड़ा जाएगा, फिर उसका अंत हो जाएगा। तो ये जो हम लोग जो सिलसिला अभी देखते आ रहे हैं, ये आपको जो है अभी भी वर्तमान में भी मिलते रहता है। तो अब बात करते हैं, आज जो हम चर्चा करेंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि कुछ साथी जो है इंटरव्यू देने के लिए गए हुए हैं, और कुछ साथियों का इंटरव्यू जो है अभी हो चुका है पिछले दिनों में। तो अभी पिछले एक हफ्ते से इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा है, ये मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथियों का। और इस इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर पहले चर्चा कर लेंगे। फिर मैं कुछ 10 टिप्स दूंगा कि इंटरव्यू में ऐसी कौन से कला कौशल जो है आपको जानने की जरूरत है, या किनको फोकस करने की जरूरत है, ताकि आप इंटरव्यू में अच्छे नंबर ला पाएं। क्योंकि आप देखेंगे कि इंटरव्यू एक समग्र व्यवहार कुशलता है, और जिसके मार्क्स जो हैं आपके प्रमोशन एग्जाम के फाइनल जो डिसीजन होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो सवाल स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सवाल जो है अभी हाल ही में, मतलब अभी एक हफ्ते के अंदर जो है पूछे गए हैं। हमारे किसी साथी ने साझा किया है, तो उस साथी का धन्यवाद करते हैं, और उसका धन्यवाद करते ही इन सवालों पे चर्चा करते हैं। तो ये सवाल किसी साथी ने जो साझा किया है, ये है प्रतिभागियों द्वारा साक्षात्कार में जो पिछले दिनों पूछे गए सवाल। उसमें पहला सवाल जो पूछा जा रहा है ज्यादातर साथियों से, वो है आप कहाँ से हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो इंटरव्यू के लिए जो खास तौर पे जो डिजाइन ऐसा कहा जाता है कि ऐसा सवाल होगा, ऐसा सवाल होगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर सांचा नहीं है कि इंटरव्यू जो है ऐसे सवालों के साथ पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो स्पॉन्टेनियस है ना, एक्सटेम्पोर होता है। आपके प्रोफाइल के आधार पर, आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर, आपके बॉडी लैंग्वेज के आधार पर, आपके अपीयरेंस के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप भयभीत लग रहे हैं तो वरुण जी से पूछ लेंगे कि बताइए क्या चल रहा है आपके दिमाग में, है ना। तो ये एक्स टेम्पोर ही होता है इंटरव्यू। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरा पके हुए जाना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति अगर सामने आता है तो उसका सामना किया जाए। तो पहला सवाल ज्यादातर पूछा जा रहा है, आप कहाँ से हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। तो जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो आप स्पष्ट रूप से बताइए आप कहाँ से हैं। तो आप बोलेंगे मेरा नाम वरुण है, मैं सागर का रहने वाला हूँ, सागर जिला जो भी है, सागर कैंट, सागर जिला, और मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मेरे परिवार में माता पिता कृषक परिवार से हैं, और जो है माता पिता जो है खेती किसानी करते हैं, मतलब जो भी करते हैं। अगर आपका जो भी व्यवसाय, इतना बस आप बताइए। कारण क्या है, जितना पूछा गया उतना हम इसलिए बताएंगे, क्यों? क्योंकि उनको हम उलझा के रखना चाहते हैं, उनको जो है थोड़ा सा उनको इंगेज करना चाहते हैं। अगर एक ही बार में सब चीज बता देंगे तो फिर वो दूसरे और नए सवालों पे आ जाएंगे। तो हमने क्या कहा, आप कहाँ से हैं, तो आप बताइएगा मैं सागर कैंट, जिला सागर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ सर। मेरा जन्म वहाँ से हुआ था, और मैं वहीं से पढ़ा लिखा हूँ। और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे माता पिता कृषक परिवार से हैं, और गांव में ही रह के 10 एकड़ की खेती करते हैं। तो आप हुआ क्या, इतने कृषक परिवार से, तो यहीं से जुड़ा हुआ सवाल की अपेक्षा की जाएगी कि खेती के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 1 एकड़ में कितना पैदावार होता है, कितने की फसल, क्या क्या फसल लगाते हैं, है ना, खरीफ क्या है, रवि क्या है, ये सारी चीजें यहाँ से और डिटेल हो सकती हैं। इसीलिए पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को पूछे जाने के पीछे उनका उद्देश्य ये रहता है कि आपकी बेसिक जो न्यू है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि जिस पर ये आप नए पद की जिम्मेदारी लेने के लिए अपना एक नया फ्लैट बनाना चाहते हैं, नया डिजाइन खड़ा करना चाहते हैं, उसमें जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, एक संस्कार दिया रहता है, एक न्यू तैयार हुआ रहता है। इसीलिए उसको जानने की कोशिश करते हैं कि आप कितने मजबूत हैं,
कितनी चुनौतियों का सामना करके आए हैं, तो आप कितने स्ट्रांग होंगे। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये पूछा गया, आप आने वाले समय में ग्रामीण बैंक को कहाँ देखते हैं? हाँ, कहाँ देखते हैं वरुण कुमार जी? अगर दूसरा सवाल आपसे पूछा गया, ये हमारे किसी साथी से पूछा ही गया है, तो वरुण जी आप आने वाले समय में ग्रामीण बैंकों को कहाँ देखते हैं? तो पहला जवाब क्या होना चाहिए आपका, या क्या होगा? ऐसे ये तो टेस्ट है, आप ऐसे ही बता सकते हैं वरुण जी। सर मेरा मानना तो सर ये है कि जो सर फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो हम गांव के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन करने के लिए सर, एक नई जागरूकता फैलाने के लिए और बैंक को अच्छे से ऊंचाई पे ले जाने के लिए। अच्छा, तो ठीक बात है, बट ऐसे सवालों का जवाब आप ऐसा दे सकते हैं कि मान्यवर या महोदय या सर बोल सकते हैं कि सर मैं आने वाले समय में ग्रामीण बैंक को एक मजबूत स्थिति में देख पा रहा हूँ। क्या एक मजबूत स्थिति में देख पा रहा हूँ? तो क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत सभी हर एक व्यक्ति को बैंक से जोड़ा गया है, और अभी भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, और गांव में ग्रामीण बैंक काम करते हैं, तो उनको सस्टेनेबल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनके ईज ऑफ लिविंग बिजनेस में बढ़ोतरी करने के लिए, बैंकिंग सुविधाएं घर घर तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण बैंकों को मजबूत करना ही होगा, क्योंकि ग्रामीण बैंक का विस्तार जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही है जहां पर अधिकाधिक जनसंख्या रहती है। तो मान्यवर मैं समझता हूं कि ग्रामीण बैंक आने वाले समय में और मजबूत स्थिति में होंगे, और क्योंकि उस रूरल एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, उनको जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो योजनाएं हैं वहां तक विस्तारित की जानी है। अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन सिर्फ खाता खोलने के लिए जोड़ा गया, लेकिन धीरे धीरे सरकार के कदम को देखिए, ये उनको फाइनेंशियल सस्टेनेबल स्टेप पर लिए जा रहे हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए प्रोग्राम आने वाले हैं और आ भी रहे हैं। समझ में बात क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका जो है सही आंसर होगा। आने वाले समय में ग्रामीण बैंकों को हम मजबूत स्थिति में देख रहे हैं, इसमें पूंजी जो है लगाई जाएगी, इनको मजबूत किया जाएगा, और इनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग में अगर सरकार 100% अगर उपलब्धि करना चाहती है, तो ग्रामीण बैंकों में भी ये सुविधाएं विस्तारित करनी होगी। बराबर है वरुण जी? ठीक है, तो आप पॉइंट वाइज में, मैंने तो डिस्क्रिप्टिव बता दिया, आप इतना कह सकते हैं, इसको मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मान्यवर आने वाले समय में ग्रामीण बैंकों में बहुत मजबूत स्थिति में देख रहा हूं, क्योंकि सरकार ने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत इतने सारे खाते खोले गए हैं, उनको सरल तरीके से अफोर्डेबल कॉस्ट में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक को जो है वो सपोर्ट करना होगा, इनको मजबूत बनाना होगा। इतना बोल सकते। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है अभी साथियों से पूछा गया कि आपके अनुसार एनपीए प्रबंधन हेतु क्या बेहतर किया जा सकता है जो बैंक की प्रगति में सहायक हो? तो कोई साथी बता सकते हैं? कोई बताइए, कोई दूसरे साथी है ना? संजय मीना जी बताइए जी। क्या बोलेंगे अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है? ये तो मॉक इंटरव्यू ही है, यकीन मानिए कि सोचिए आप ही से पूछ लिया गया। हाँ जी मदन लाल जी बताइए, आप बताइए। अगर आपसे ये पूछा गया मदन लाल विश्वकर्मा जी, क्या आपके अनुसार एनपीए प्रबंधन हेतु क्या बेहतर किया जा सकता है जो बैंक की प्रगति में सहायक है? क्योंकि अब आपको जो है बड़े लेवल पे प्रमोशन दिया जा रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कुछ आइडिया आपके पास है जिससे कि हम एनपीए को कम कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? सर ओटीएस स्कीम है, और बढ़िया है, ओटीएस स्कीम है जी, और लोक अदालत में जो समझौते में प्रकरण से दायर किए जाते हैं, उनके द्वारा अपन अधिक से अधिक वसूली में जोर देंगे। अच्छा, जी जी, चलिए बढ़िया, आपने अच्छे अभी सर एक मैनेजमेंट पॉलिसी आई है, वो बहुत कम राशि में समझौते हो रहे हैं, उसमें भी अपन जोर देंगे। जी, चलिए तो आपने दो बिंदु अच्छा उठाया। एक है ओटीएस स्कीम है, जिसके सही तरीके से सही व्यक्ति तक अगर निगोशिएशन करके उनको समझा के ओटीएस किया जाए तो हमारा एनपीए प्रबंधन अच्छा होगा।
जी और जी। दूसरा बात आपने कहा कि जो कुछ अभी क्या आया है आपका मैनेजमेंट पॉलिसी मैनेजमेंट में पॉलिसी आया है, समझौते आए हैं। जी 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 सर। समझौते की स्कीम आया है जिसमें कम से जी कम दर में आप सेटल कर सकते। जी लेकिन सर। ऐसे प्रश्नों का जवाब थोड़ा सा हमको स्ट्रेटजिक तरीके से देना पड़ेगा। स्ट्रेटजिक तरीके जी से कैसे कि जी जी आप इनको कह सकते हैं, मान्यवर एनपीए जो है आज की बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एक कठिन चुनौती के रूप में सामने आई है। जी लेकिन मेरा मानना है कि इस एनपीए प्रबंधन को हम कुछ प्रयासों के साथ इसको बेहतर बना सकते हैं जो हमारी बैंक की प्रगति में सहायक होंगे। सबसे पहली बात है कि जो ऋण योजनाएं विस्तारित की जाती हैं उसके बोरोवर का चुनाव सही तरीके से हो तो एनपीए प्रबंधन अपने आप हो जाएगा। बराबर है वरुण जी? जी तो आपको शुरुआत वहां से करना है, लोन देने से। आप तो जी बढ़िया कर सर रहे हो लाल जी, है ना? आप तो बढ़िया कर रहे हो। सर ऐसे तो लोन किसी कस्टमर को मिलेगा ही नहीं। कैसे किसी के सब खराब है क्या? सर ऐसे अब तो ऐसा किसी कस्टमर को मिलेगा ही नहीं सर। कौन बोल रहा है भाई? नाम बताइए। संजय संजय मीना सर। सभी सभी खराब हैं क्या? नहीं सर, जैसे मान लो लोन देते हैं अभी तो ठीक है, शुरू में तो सब ठीक देते हैं, लेकिन जब ऐसे ऐसे खाते हैं सर जिनमें 3 6 महीने 9 महीने से पैसा नील बटा नील पैसा है सर हमारी ब्रांच में। तो आपने बारोवर सिलेक्शन ठीक तरीके से नहीं किया, क्रेडिट एक्सपेंशन सही तरीके से नहीं किया, है ना? इसी वजह से तो खराब हो गया। 3 3 महीने में स्टाफ अकाउंटेबिलिटी हो अब जाएगी सर आपकी, 1 साल की जैसे अंदर सर अगर सीसी लिमिट दे रहे हैं, उनके पास 10,000 का सामान है, 2 लाख का उनको लोन दे रहे हैं। आप ये इसमें तो स्टाफ की गलती है ना। इसीलिए तो आपको यहाँ इंटरव्यू पैनल में आप बुलाया गया, पूछा गया आपकी स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है? और सर और जैसे मान दूसरा, लो आपने ये क्वेश्चन इस तरह करा आपके अनुसार एनपीए, तो सर एनपीए के लिए तो अपन बहुत बेहतर कर सकते हैं। जैसे एनपीए खाता हो जाता है तो हम जैसे सरपंच सचिव वगैरह को सहयोग लेकर भी अपन मैनेजमेंट को सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी अच्छा है, सुझाव और अच्छा जैसे है। मान लो ओटीएस, ओटीएस भी अभी उन्होंने बताया मदन लाल जी ने, तो हम्म ओटीएस के थ्रू भी कर सकते हैं अपन। हम्म, इतना कम से कम में समझौता अपने बैंक की पॉलिसी आती है पचास बराबर, परसेंट 40%, उसके आधार पे भी अपन बहुत सारा मैनेजमेंट को एनपीए को बहुत रिकवरी कर सकते हैं सर। ठीक है। और बोलिए। सर और तो आप कैसे बताइए बेहतर कर श्रीमान सकते जी। हैं? दूसरी बात, आपने जो विरोध जताया वो गलत है। वो जो विरोध जताया वो गलत है कि जो मैं कह रहा हूँ एनपीए प्रबंधन के लिए पहली चीज, अगर बोरोवर सिलेक्शन सही हो तो प्रबंधन सही हो जाएगा भाई। ज्यादा एनपीए नहीं होगा, कम एनपीए होगा। आप समझो नहीं ना सर, मेरी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप सब शुरू में आप आते हैं सब बढ़िया बताते हैं सब कुछ अपना। तो यहाँ क्या है, आप अभी 10 टिप्स में इसीलिए बताने के लिए हूँ कि आपको क्या बताना है क्या नहीं बताना है, उसको जी जी फॉलो जी। करिए मेरे महाराज। आपको नेगेटिव चीजों को नहीं बताना है, आ, पॉजिटिव चीजों को रखना है, नहीं सर, एक्सप्लोर। ये तो मैं यही बता रहा हूँ, वहाँ नहीं बताऊंगा मैं। तो जैसे आपने, ठीक है, अच्छी बात कही आपने, डिस्कशन में रख दिया तो मैं आपको सिखा पा रहा हूँ कि आप ऐसा बोलेंगे कि सर ऐसे में तो लोन ही नहीं देना है, तो लोन नहीं देंगे तो एनपीए कहाँ से होगा? एनपीए खत्म फिर। और लोन नहीं देंगे तो फिर अपना सस्टेनेबल कैसे हुआ बिजनेस, है ना? जी जी। लेकिन लोन देने का मतलब ये होता है आपको एक पावर ऑफ अटर्नी। हाँ वरुण जी कुछ कह रहे हैं, फिर हम बात करें। वरुण जी बोलिए। हाँ माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ वरुण जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कि प्री सैंक्शन विजिट होती है फर्स्ट टाइम, जैसे कि हम बोरोवर के पास जाते हैं, उसकी किसी का 50,000 का लोन मुद्रा में दे रहे हैं, तो उसका प्री सैंक्शन विजिट करते हैं, उससे हम मायने रखते हैं कि ये 1 लाख का सामान है और हम 50,000 का लोन दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो ठीक है। अब जैसे कि हमें रिटर्न में लिखना होता है कि 3 महीने के लिए भाई देखो ऐसे ऐसे आपकी लोन है, इतने अमाउंट का है और ये आपको भरना है, तो सर वो कभी एनपीए होगा ही नहीं, क्योंकि हम उसे ना फॉलोअप करते रहेंगे, लगातार फॉलोअप करते रहेंगे, उसके टच में रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सर वो एनपीए में जाएगा, सर वो अच्छे से और ग्रोथ करेगा। बराबर है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका एक डिटेल जो पूरा पॉलिसी बना हुआ है कि क्रेडिट एक्सपेंशन का कैसा रोड मैप है, क्या क्या चीज देखना है, उसके बाद भी वो खराब हो सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर बोरोवर सिलेक्शन सही तरीके से नीति निर्धारण के तौर पर हो तो एनपीए मैनेजमेंट है वो
एनपीए ही कम होंगे, इसीलिए वो प्रबंधन ही है। तो आपको ऐसी शुरुआत करना है ऐसे सवालों का कि मान्यवर एनपीए जो है अभी इंडस्ट्री के लिए बहुत कठिन चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को हम निम्नलिखित कुछ उपायों के माध्यम से बेहतर कर सकते हैं, जिनमें से पहला है सर कि जो क्रेडिट विस्तारित की जाती है वो योग्य जो ग्राहकों तक दिया जाए, जो जिसमें कि वो एसेट क्रिएट करना चाहते हैं, या बॉरोवर सिलेक्शन सही हो तो एनपीए प्रबंधन एक बढ़िया हो जाएगा। दूसरी जो बड़ी बात है कि जब भी हम लोन देते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेट भी करना जरूरी है, एजुकेट भी करना जरूरी है। और एजुकेट क्या होता है कि जो मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, एजुकेट मतलब मान लीजिए किसी को, जैसे अभी किसी ने साथी का सीसी लिमिट 2 लाख दे दिए, स्टॉक नहीं है भाई, एक सीसी लिमिट दिए हो, गांव के एक आदमी को दिए हो, उसको तो अभी अपना खाता चलाने नहीं आता था, उसको सीसी लिमिट के सब बताओगे ना कि सीसी लिमिट का स्टॉक 15 दिन में देना होता है, स्टॉक खरीदोगे उसके खाते में रोटेट करना होता है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस अबाउट द सस्टेनेबल लोन फाइनेंस, इसको बोलते हैं। उनको सही तरीके से सिखाएंगे, ट्रेनिंग जो होते हैं ना वो। दूसरा चीज है, एनपीए जब हो जाता है तो त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, शाखा द्वारा त्वरित कार्रवाई करना चाहिए उसके रिकवरी के लिए, बराबर वरुण जी। जहां एसएमए में चला जाता है, एसएमए 1 में चला जाता है, तो उसी समय प्रॉपर फॉलोअप करके एनपीए होने से रोका जा सके, ऐसे कदम उठाने चाहिए। और अगर एनपीए हो गए तो एनपीए के जो टूल्स ऑफ रिकवरी हैं उनका इस्तेमाल भी बराबर समय से स्टार्ट कर देना चाहिए, उसमें जो है आलस नहीं करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। कायदे से लीगल नोटिस हो गया, 138 सेक्शन हो गया, चेक लिए होंगे। फिर अगर एसेट्स है तो उसमें एसेट्स को कब्जा करने की बात हुई, सरफेसी चलाने की बात हुई, ये तमाम चीजें, ये टूल्स ऑफ रिकवरी आता है, उसको समय पर त्वरित गति से स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो एनपीए प्रबंधन हो जाएगा। अगली महत्वपूर्ण बात है सर कि अगर एनपीए बहुत जो है पुराने हो जाते हैं, जिसको कालातीत कहते हैं, तो ऐसे खातों के लिए हमारे बैंक में एक मुश्त समझौता निपटान है जो बहुत ही कारगर साबित हुआ है। लोक अदालत के माध्यम से है या व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से, अगर हम एक मुश्त समझौता निपटान के लिए ग्राहकों से संपर्क करते हैं और नई पॉलिसी मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत इसमें अधिकाधिक जो है उनको छूट दिया जा रहा है, क्योंकि किन्हीं विपरीत परिस्थितियों की वजह से, कठिन परिस्थितियों की वजह से उनका लोन खाता खराब हुआ है, तो ऐसे समय में बैंक जो है पॉलिसी के माध्यम से एक सेक्रीफाइस जो है वो ज्यादा करता है, तो एक कंप्रोमाइज ऑफर लेके उनको सेटल किए जा सकते हैं। और दूसरा, बोरोवर का लगातार जो है स्क्रीनिंग करी जाती है, बोरोवर को जो है लगातार उनको फॉलोअप किया जाता है और नई संभावनाओं के बारे में बताया जाता है, तो इसमें रिकवरी अच्छा होता है। तो रिकवरी के टूल्स होते हैं, सरफेसी एक्शन लिया जा सकता है, धारा 138 जो है, जो एक 138 भी लगाया जा सकता है, आरआरसी की जा सकती है, डीआरटी की जा सकती है, लोक अदालत किए जा सकते हैं। ये इनके माध्यम से भी एनपीए प्रबंधन किया जा सकता है, जिससे कि बैंक की प्रगति में ये सहायक होंगे, क्योंकि एनपीए में जब प्रबंधन होता है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर सीधा असर होता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो शुरुआत अगर 4-5 बुलेट पॉइंट से ऐसा करेंगे ना, तो उनको जो है अच्छा लगता है, वो अगले सवाल पर भी जा सकते हैं। तो पहला, बोरोवर का सही सिलेक्शन हो। दूसरा, बोरोवर का जो डिसबर्समेंट होने के बाद उनको फॉलोअप हो उनके रिकवरी का। तीसरा, जो लीगल एक्शन या जो भी एक्शन लिए जाए उन त्वरित कार्रवाई हो। और चौथा, ओटीएस स्कीम्स के लिए उनसे निगोशिएशन हो। ये सही तरीके से किया जाए तो आपका एनपीए जी प्रबंधन। सर, एक मिनट जी। हाँ, सर बोलिए। मैं संजय जी ये बोल रहा हूँ सर, आज स्केल 1 से स्केल 2 के लिए आज इंटरव्यू हुआ था हमारे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। ओके। तो तो सर उसमें कुछ साथियों से मैंने पूछा था, हम्म। तो साथियों ने बताया कि हमारे से सिर्फ अपने बारे में पूछ रहे हैं हम्म। और जो सब्जेक्ट रहा उनसे उन सब्जेक्टों के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, वो भी पूछ रहे हैं, तो उसके भी उपाय है, मैं बताऊंगा आखिर में, आप बने रहिए। मुझे मालूम है सवाल साथियों ने भेजा है कि आज जो सवाल हुए हैं उसमें 1 से 2 में उनको उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है, मैनेजमेंट किया है, तो उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। तो ऐसे सवालों का भी कैसे जवाब देना है मैं आपको बताऊंगा।
अभी ये जो सवाल रिटर्न सवाल आए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसको मैं नोट किया हूँ, इसको बता दूंगा। अब अगला सवाल पूछा गया है, नाबार्ड का पूरा नाम हिंदी में बताइए, इसके नाम का अर्थ क्या है, इसे नाबार्ड क्यों कहा गया। तो ये देखिए, आपका जो आरआरबी जाते हैं तो नाबार्ड का एक पैनल में जो इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी रहते हैं वो नाबार्ड के बारे में पूछेंगे। बेसिकली नाबार्ड जो है वो क्या है, क्योंकि ये आरआरबी के लिए जो है रीफाइनेंस एजेंसी है, इनको लाइसेंस वगैरह भी इनके लिए सुपरविजन भी करता है, क्योंकि आरबीआई जो है इतने अंदर तक जो है सुपरविजन नहीं कर पाता है ना। तो जो आरआरबीज के सुपरविजन के लिए वो नाबार्ड को जो जिम्मेदारी दी गई है। तो नाबार्ड का हिंदी नाम पूछा गया है, सब अंग्रेजी वाला नाम तो सब बता देते हैं, हिंदी का नाम हमारे वरुण जी बताएंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, है ना, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये तो नाबार्ड का अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो सब बढ़िया बता देते हैं, लेकिन हिंदी में बोलेंगे सर, हिंदी में तो बड़ा कठिन है सर, है। तो हिंदी में भी आसान है, बस याद रखने की बात है। और कई दफा क्या होता है आप जानते रहते हैं, फिर भी वो प्रमोशन पैनल जो इंटरव्यू के पैनल रहते हैं उनके सामने वो शब्द नहीं निकल पाता है, तो उस समय थोड़ा आप झिझक जाते हैं, क्योंकि ऐसा हमें प्राय ऐसा कोई थोड़ी ना बोलते हैं। आप ज्यादातर क्या बोलते हैं वरुण जी, नाबार्ड नाबार्ड बोल देते हैं, काम खत्म, है ना। नेशनल एग्रीकल्चर एंड बोल रूरल नहीं डेवलपमेंट, पाते हैं सर उनके सामने अपन। हाँ, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो कभी बोलते नहीं, या राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक विकास बैंक तो नहीं कहते। तो आप कह सकते हैं कि, लेकिन जानना जरूरी है नाबार्ड के बारे में। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बैंक है, ये आपके लिए कंट्रोलिंग बैंक है, आपके लिए रिफाइनेंस एजेंसीज है, आपकी सुपरविजन अथॉरिटी है, आपको लाइसेंस वगैरह भी प्रोवाइड कराता है। तो ये अब आपको जो है जान, इसकी स्कीम्स आपको जो है इनको बेनिफिट कराते हैं आपके बैंक को, तो आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कह सकते हैं, नाबार्ड का हिंदी नाम जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक है। इसका जो ये मुंबई में, इसका जो केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है, और कृषि और ग्रामीण एरिया में विकास के लिए जो योजना और परिचालन से नीतिगत मामले और ग्रामीण अंचल में होने वाली आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता जो प्रदान करता है वो करता है नाबार्ड। बराबर वरुण जी, इतना बोल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या बोलेंगे शॉर्ट में कि सर, नाबार्ड एक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जिसका जो हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र मुंबई में है, और कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामले, साथ ही साथ ग्रामीण अंचल में आर्थिक गतिविधियों को मान्यता प्रदान करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। एक स्यूरामन कमेटी की सिफारिशों के बाद इसको लागू किया गया था। 1981 में यह अधिनियम आया था, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981, जिसको 12 जुलाई 1982 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसको जो है भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना से जो है फंडिंग भी किया गया था। और बाकी डिटेल तो एक वीडियो मैंने बना दिया है, जिसमें कृषि है, लघु उद्योग है, कुटीर है, ग्रामीण है, इस इलाके में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं ग्रामीण इलाकों में, उनको प्रमोट करने के लिए ये बैंक जो है नीति या परिचालन नियम बनाते हैं, या ऐसा कोई नीति नियम बनाते हैं जिसमें ऋण प्रवाह जो है इस तरीके से हो ताकि उस ग्रामीण एरिया का विकास हो। बराबर है वरुण जी, क्लियर है बात कि नाबार्ड जो है कृषि और ग्रामीण एरिया में उनके जीवन स्तर में या आर्थिक परिचालन व्यवस्था में इस तरह उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है, और इस तरीके से ऋण प्रवाह करती है ताकि उनका विकास हो। बस इतनी सारी चीजें आप कह देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर इसके बाद और डिटेल पूछेंगे कि क्या क्या जिम्मेदारी है, तो आप कह सकते हो कि ग्रामीण एरिया में जो भी बैंक काम करता है उनको रीफाइनेंस प्रोवाइड करना, है ना, क्योंकि भाई उनका काम ही है ग्रामीण एरिया का विकास करना, तो वो तो आते नहीं है, तो आप लोग करते हो तो आपको रीफाइनेंस करेंगे। फिर उनके संस्थागत विकास करना, उनका मूल्यांकन करना, उनकी निगरानी करना, उनके विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना, उनको प्रोत्साहित करना, है ना, उनको अप्रिशिएट करना, उनको मॉनिटरिंग करना, ये सारी चीजें हैं डिटेल में। ठीक, अब एक सवाल और पूछा जा रहा है, नाबार्ड की ऐसी कौन सी 2 योजनाएं हैं नाबार्ड की, जो बताइए नाबार्ड जो है उसको ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बताइए जी वरुण जी, कौन सी योजनाएं हैं फेमस जो आपकी ग्रामीण जो बैंकें हैं उनमें जो है भूमिका निभाती है। अच्छा, ठीक से नहीं पता, क्या आवाज नहीं आई? सर हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड सर पहला। किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक बात है।
और सर बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे एसएसजी है, एग्रीकल्चरल अलाइड है, उसमें इंक्लूडेड सारी चीजें, डेयरी फार्म, वी फार्मिंग, इतनी बहुत सारी चीजें हैं सर। बहुत सारी चीजें, लेकिन ऐसे सवाल आएंगे ना, तो आपको दो बोला है तो दो इंपॉर्टेंट जरूर बता दीजिए, उसमें एसएचजी जरूर बताइए, एसएचजी एसएचजी। एसएसजी और केसीसी सर, दो ही इंक्लूडेड सर। हाँ, मतलब इनको जो है ग्रामीण एरिया में आप किसान क्रेडिट कार्ड और एसएचजी, और आप कह सकते हैं कि एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, और एसएचजी तो जरूर बता दीजिए, पहले नंबर पर बता दीजिए एसएचजी, है ना। तो एसएचजी से होगा क्या कि उससे और जुड़े सवाल पूछेंगे तो आप उसको सही तरीके से बोल पाएंगे, है ना। क्योंकि एसएचजी जो है वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनको संगठित होकर सामर्थ्य बनाने के लिए, उनकी आजीविका से पहले आजीविका, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ने के लिए उनको जो है प्रोत्साहित करते हैं। फिर आता है डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप। क्या आता है? डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप। फिर आता है अभी नया जो अभी नाबार्ड ने जो स्कीम्स निकाली है, वो है कि एक किसान पैदा तो कर लेता है अपने पैदावार, लेकिन उसको मार्केटिंग करने में वो कमजोर होता है ना। आप गांव के किसान को देखे होंगे, वो धान पैदा कर लेगा, गेहूं पैदा कर लेगा, चना मूंगफली सब पैदा कर लेगा, लेकिन बेचने में बड़ा कंजूस है, मतलब बेच नहीं पाता, स्किल नहीं है उसके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने स्कीम निकाला है, न्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी स्कीम निकाला है नाबार्ड ने, कि किसान जो है अपने पैदावार को अच्छे मूल्य पर कैसे बेचा जाए। फिर एक नया और योजना जो है, जो नाबार्ड ने निकाला है नई जो स्पॉन्सरशिप में, वो है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक इनपुट्स। अब जो है ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन होता है, उसके तरफ भी उन्होंने नेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो इसको भी जरा हिंट कर देंगे तो आपका वैल्यू एडिशन होगा। और अगर डिटेल और पूछेंगे उसके लिए तो आप बोलिएगा सर मैंने अभी डिटेल पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं मतलब पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ सर, सुना हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी ये प्रमोट करने के लिए एक नेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है आपके नाबार्ड ने। ठीक है। फिर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स है एसएचजी में है, केसीसी में है। तो ये जो है आप कह सकते हैं, और एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर में आपका जो है सब्सिडी भी है। तो नाबार्ड की योजना है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आया था, बैंकों में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करने का प्रावधान है, तो आप ऐसा क्या करते हैं जिससे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको आप उसमें नकेल कस पाते हैं, या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का काम आप कर पाते हैं। हाँ जी, वरुण जी बताइए, ऐसा कौन सा काम करते हैं बैंक में आप कि जो काला जो बेनामी धर है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है ना, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हैं, उनमें रोक लग जाए। क्या क्या काम ऐसा करते हैं, ये पूछा गया सरल शब्दों में। सर सबसे पहले कोई भी कस्टमर, हम सर सबसे पहले खाता खोलने से शुरुआत करते हैं। जब भी हम खाता खोलते हैं तो सर जो वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं उनको प्रॉपर चेक करना होता है, जिससे हमारा कहीं कोई दिक्कत ना आए। जब भी दूसरा सर ये है कि जब हम जमा राशि 50,000 लेते हैं तो उनका पैन कार्ड शामिल करते हैं उसमें। और सर 2 वर्ष अगर पूर्ण हो जाए तो डॉक्यूमेंट की स्थिति में हो जाता है तो उससे केवाईसी कराते हैं। और सर बहुत सारे हैं रीजन तो। हाँ, तो ऐसे सवालों का जवाब आप दे सकते हैं कि मान्यवर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करने पर कंट्रोल करने के लिए हमारे द्वारा केवाईसी के गाइडलाइन के नियमों का पालन करना होता है। क्या जी बोलेंगे? सर। इतने में आपका बढ़िया हो जाएगा कि सर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो बैंक में हम लोग जो है केवाईसी गाइडलाइन का स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, है ना। केवाईसी गाइडलाइन का हम बहुत ही स्ट्रिक्ट पालन करते हैं। केवाईसी गाइडलाइन में 4 घटक होते हैं। एक तो है एक्सेप्टेंस पॉलिसी, हम ग्राहक को एक्सेप्ट करते हैं। फिर दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर में वो जो गाइडलाइन है केवाईसी के, रिवाइज गाइडलाइन, उसका पालन करते हैं कि क्योंकि रिवाइज गाइडलाइन में उन्होंने ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट क्लियरली दिया है कि किसको हम ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट मानेंगे आइडेंटिटी के लिए, और किसको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट मानेंगे एड्रेस के लिए। तो ये हम पालन करते हैं। फिर आते हैं रिस्क मैनेजमेंट। हम ग्राहक को हमेशा रिस्क कैटेगरी में उसको नापते रहते हैं कि कौन से रिस्क में है, और रिस्क के आधार पर हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं ट्रांजैक्शन की। तो ये जो हमारे घटक हैं केवाईसी,
अगर हम केवाईसी के नियमों का पालन बहुत ही सूक्ष्मता से और दृढ़ता से करते हैं, यहीं पर ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लग जाती है, या ऐसी कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी होती है तो भी नाप लिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। बराबर, ठीक है, इतना आप जी कह सर। रहे हैं हो जाएगा। फिर क्यों मॉनिटरिंग होती है? अगर कैसे मॉनिटरिंग होती है? सीटीआर, 10 लाख से कोई ज्यादा कैश जमा कर रहा है, केस निकाल रहा है, मतलब भाई कहीं ना कहीं काला धन उसके पास आ रहा है, तभी तो कैश जमा कर रहा है, तो हम उसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं, सीटीआर। फिर आता है अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन लगा, है ना, वरुण जी के काउंटर में कोई आया कि 10 लाख भेज दो पाकिस्तान, है 10 लाख भेज दो उधर, कोई सा कोई कुछ ऐसा डाउटफुल लगा या बात चीज आपको लगा कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है कुछ, तो आप क्या करते हैं? वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, या आपको संदेह हुआ कि ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है जो किसी देश को अहित करने के लिए, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, उसको बोलते हैं सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। और अगला क्या है? काउंटरफेट करेंसी नोट, नकली नोट आ रहे हैं, मतलब वो भी तो हो गया, काला धन कहीं से गड़बड़ हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना। तो जी ये सर। आपका ये काम करते हैं हम। तो ये छठे जो क्वेश्चन है इसका आंसर दे सकते हैं कि हम केवाईसी गाइडलाइन के नियमों का बहुत ही दृढ़ता के साथ पालन करते हैं, तो इसमें ये रोक लग जाएगा। अच्छा, एक बात और सवाल पूछा गया, एक शाखा प्रबंधक के तौर पर आप शाखा की टीम भावना को कैसे देखते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, है ना। तो ये जो है हाइपोथेटिकल सवाल है, केस लाए गए आपके सामने, एक शाखा प्रबंधक आप बन जाते हैं, तो आप शाखा की टीम भावनाओं को कैसा देखते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, सर एक शाखा प्रबंधक के तौर पर उसकी टीम जो है वही उसका एसेट है, जो उस ब्रांच के बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है, कहाँ तक? ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। तो एक शाखा प्रबंधक के तौर पे मैं शाखा को एक जबरदस्त टीम के रूप में बांधने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शाखा प्रबंधक क्या है बताओ? तो शाखा प्रबंधक कोई काम के हैं क्या? नहीं है ना, वो तो इधर उधर भागते रहते हैं। कलेक्टर बुला लिया, जी सर आ रहे हैं, आरएम साहब बुला लिया, आ रहे हैं, उधर सरपंच बुला लिया, आ रहे हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। लेकिन शाखा में जो टीम होती है वो पूरी तरह से जो अगर एक साथ काम करेंगे तभी आप जो है आगे जो है बेहतर कर सकते हैं। तो आप बोलिए एक शाखा प्रबंधक के तौर पर मैं शाखा की टीम को एक उत्कृष्ट स्थान के रूप में देखना चाहता हूं, क्योंकि अगर शाखा के सारे स्टाफ जो है एक टीम भावना के साथ काम करेंगे तो हमारे बैंक ब्रांच का व्यवसाय अवश्य रूप से आगे बढ़ेगा। अब टीम भावना क्या होती है? हर जो टीम मेंबर हैं उनकी एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिले रेस देखें ना, रिले रेस, एक रेस को हम जीतना चाहते हैं तो वरुण जी थोड़ी देर दौड़ के जाएंगे और उसको पकड़ा देंगे, फिर वो दौड़ेंगे, फिर वो करेंगे। अब वरुण जी ने एक वाउचर बनाया और अगर ये मैनेजर साहब पास ही नहीं कर रहे हैं तो ये क्या होगा? टीम भावना, मतलब आप सबसे पहले आप जो अपने सारे जो सदस्य हैं उनकी स्ट्रेंथ को जानिए। अगर वरुण जी क्रेडिट में अगर जानकार हैं तो उनको क्रेडिट का काम दे दीजिए, अगर कोई ऑपरेशन में रिकवरी में अच्छा है तो उसको रिकवरी का काम दीजिए, और सबके क्वालिटीज को जो है पोटेंशियल को यूज करिए, तो आप बेहतर जो है आप बिजनेस जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा उदाहरण आप देके देखिए कि सर मैंने जब मैं शाखा प्रबंधक ज्वाइन किया ना, तो हमारा हेड कैशियर जो है वरुण जी करके एक आए सर, वो एकदम दिखने में स्मार्ट है। अब मैं ये नहीं जान रहा हूँ कि वरुण जी मैनेजर भी हो सकते हैं, बट उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना, तो आप अपने आप को अंडरस्टैंड मत करिएगा। तो वरुण जी करके आए सर, वो हेड कैशियर है, मैंने देखा कि वो रिकवरी बढ़िया करते हैं सर। जब भी मैं देखा ग्राहकों से बात करते थे, बरोबर से, तो जिससे भी बात करते थे ओटीएस आ जाता था और उन्होंने बढ़िया ओटीएस किया। तो मैं उनको जो महीने में 7 दिन फ्री कर देता था कि कैश में आप नहीं बैठोगे, 7 दिन आप जो है रिकवरी करोगे। तो इसमें सर इफेक्ट देखा, देखिए साल भर में 200 ओटीएस कर दिया उन्होंने और लगभग 1 करोड़ रुपए की वसूली कर दी। तो ये ऐसा उदाहरण देके आप समझा सकते हो। तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ एज ए शाखा प्रबंधक होने के तौर पर। जब भी मेरा कोई स्टाफ सदस्य अच्छा काम करता है तो मैं सबके सामने अप्रिशिएट करता हूँ उनको, जो है बुके या गुलाब फूल से, या सबके सामने जब ग्राहक भी रहते हैं, ग्राहक के सामने मैं उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश करता हूँ। तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो ये क्या होगा आपकी टीम भावना की, देखो हमारे वरुण जी ने बढ़िया काम किया तो सबके सामने अप्रिशिएट किया, और अगर कोई गलती करी है उनने या कोई कमजोरी है तो मैं अकेले में चुपके से बता देता हूँ ताकि कोई सुन ना पाए। ठीक है, ये होता है गुण। अगर कोई गलती करी है वरुण जी ने तो मैं उनको अकेले में बता देता हूँ, चलो वरुण जी बढ़िया, आपको चलो आज खाना खिला के लाता हूँ। वरुण जी को पहले ले जाता हूँ, खाना खिला देता हूँ। खाना खिला देने से क्या होगा
कि वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, हैं थोड़ा धन्य हूँ सर आज कम से कम खाना खिलाए। फिर उनको धीरे से बता दूंगा कि भाई देखो आप ना वो कस्टमर से गुस्से गुस्से में बात करते हुए ठीक बात नहीं है, और उनको सड़ा सड़ा नोट देते हो वो ठीक बात नहीं है, आप अच्छा अच्छा नोट दिया करो, है ना। आप ना वो, और दूसरा उनको ना मिसबिहेव करते हो उधर बढ़ जाओ नहीं, थोड़ा प्यार से बात करो भाई, है ना, वो हमारे ग्राहक हैं। तो ये होता है अकेले में बताना। तो ये एज ए शाखा प्रबंधक के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है। तो इसको आप उदाहरण देके भी ऐसे बता सकते हो। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बैंक की बैलेंस शीट का वो आंकड़ा बताइए जिसमें एक से ज्यादा आंकड़ों का समावेश है। ये कुछ अजीब टाइप का सवाल है। ऐसा सवाल पूछा गया है, बैलेंस शीट का आंकड़ा बताइए जिसमें एक से ज्यादा आंकड़ों का समावेश है। बट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये होना चाहिए कि बैंक के बैलेंस शीट में एक क्रेडिट ऋण जिसको बोलते हैं एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस एक ऐसा पार्ट है जिसके एक से ज्यादा आंकड़ा होते हैं। क्योंकि लोन एंड एडवांसेस के बाद टोटल एडवांस होता है, फिर उसके बाद परफॉर्मिंग एडवांसेस होता है, नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस होते हैं, और नॉन परफॉर्मिंग के भी और हिस्सा होते हैं, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स होते हैं। तो सर इसमें लोन एंड एडवांसेस एक ऐसे आंकड़ा है जो एक से ज्यादा आंकड़ों का समावेश होता है। तो ये आप कह सकते हैं, है ना। और अगले सवाल पर लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। ग्रामीण बैंक के दूसरे बैंकों से 2 गुण और 2 दोष पर प्रकाश डालिए, है ना। ये शॉर्ट एनालिसिस हो गया, शॉर्ट एनालिसिस बोला है उन्होंने। तो ग्रामीण बैंक की 2 गुण बता दीजिए भाई। मदन लाल जी आप गुण बता दीजिए, फिर दोस्त बताने के लिए तो बहुत लोग हैं, दोस्त तो ये बता देंगे, वरुण जी बता देंगे अपने। 2 तो गुण बता दीजिए ग्रामीण बैंक के, क्या क्या गुण है। आप लोग तो काम करते हो, आप तो गुण जल्दी बता जी सकते। जी सर, ग्रामीण बैंक का जो ग्रामीण एरिया में सुविधाएं देता है, और जो अनपढ़ लोगों को अपन बैंकिंग सुविधा देते हैं। हाँ, इसको मैं थोड़ा परिशुद्ध कर देता हूँ। जी जी सर ग्रामीण बैंक की शाखाएं ग्रामीण एरिया में जितने तह तक अंदर ग्रामीण शाखाएं उतने दूसरे बैंकों की शाखाएं नहीं है, नेशनलाइज बैंकों नहीं की है। शाखाएं जी वहां तक जी पहुंच, जी मतलब ग्रामीण बैंक की पहुंच ग्रामीण स्तर में जितनी दूर तक पहुंच है उतनी दूर तक पहुंच अन्य बैंकों की नहीं है, ये गुण है। तो पहुंच होने की वजह से हमारे बैंक पास एक पोटेंशियल है कि ग्रामीण में जनता को हम सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं और उनको देश की विकास धारा, आर्थिक विकास धारा में ला सकते हैं। एक गुण हो गया। दूसरा जी गुण क्या है बताइए। दूसरा सर गुण, हमारे यहाँ पावर। हाँ सर मैं राकेश शर्मा बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सर हमारे यहाँ ग्रामीण बैंक में पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी रहती है बजाय नेशनलाइज बैंक की, क्योंकि हम पर्सनल एक बैंक कस्टमर से ऐसे बात नहीं करते कि आप 2 नंबर पे जाइए 3 नंबर पे जाइए। हम इंडिविजुअल एक तरह से फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, जिससे कस्टमर को रेस्पेक्ट भी थोड़ा देते हैं। तो हमसे इसी वजह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास यूपीआई नेट बैंकिंग वगैरह बहुत कम सुविधाएं हैं। बहुत बढ़िया। ये आप बढ़िया बात बताई हमारे शर्मा जी ने। ये आपका गुण है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण बैंक में जितने भी कस्टमर आपके साथ जुड़े हैं बड़ी आत्मीयता और भावनात्मक तरीके से व्यक्तिगत तौर से जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बैंकिंग करने के लिए आपकी शाखा में ही आना पड़ता है। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है कि जब शाखा में आता है। और दूसरी बात, हमारा जो कन्विक्शन रेशियो है बहुत ही ज्यादा है, मतलब हम ग्राहक को कुछ बोल दें तो ग्राहक मना करने का कितना चांस होता है, बहुत कम चांस होता है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वो हमको फाइनेंशियल एडवाइजर समझते हैं, हम इस तरह से उनसे कनेक्टेड होते हैं कि अगर हम उनको बोल देते हैं कि अटल पेंशन योजना आपके जीवन के लिए उपयोगी है, तो वो दूसरा सवाल नहीं पूछता है, वहाँ साइन कर देता है, फॉर्म भर देता है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है सर। 2 तरह के गुण हैं। पहला गुण है कि हमारी पहुंच जो है अन्य बैंकों से ज़्यादा है ग्रामीण एरिया में। दूसरा, हम पर्सनलाइज बैंकिंग के तहत व्यक्तिगत रूप से हर एक ग्राहक से जुड़े हैं, उनके सब चीज इन जो इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है ज़्यादा रहती है दूसरे बैंकों की अपेक्षा। जब ग्रामीण एरिया में हमारे वरुण जी काम करते हैं या राकेश शर्मा जी काम करते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या मान लीजिए 5,000 की जनसंख्या है, 10,000 से नीचे की जनसंख्या है। तो आपको क्या होगा ना, फायदा क्या है, आपको पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता है कि सारा पैसा मदन लाल विश्वकर्मा जी के पास है, गोटिया है भैया, ये गोटिया है, इन्हीं को पकड़ लो। तो ये गोटिया है तो इनका खाता सब आ जाएगा, और ये और भी गोटिया लोगों को बता देंगे ये उनके पास जाओ, रामलाल के पास जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो गोटिया है ना, यही हमारे जो होते हैं ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं। जब भी बैंक का काम होता है वो भेज देते हैं, फोन कर देते हैं, बता देते हैं। दूसरा जो फायदा हो सकता है कि
हमको जो एक केवाईसी वेरिफिकेशन करना होता है वो बड़ा आसान हो जाता है गांव में, क्योंकि आप जब गांव में काम करते हैं छोटी जगह में, तो हर एक खास करके बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, तो आपको ये लोन देते समय भी फायदा होता है और जमा खाता खोलते समय भी फायदा होता है। तो ये आप कह सकते हैं। और दो दोस्त दोस्त बताओ वरुण जी, क्या दोस्त हैं? तो पहला आप इसको दोष या कमी, तो आप ऐसा कह सकते हैं, सर दोष तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक कमी कह सकता हूँ, या इसमें अगर सुधार करने की आवश्यकता है, और बैंकें कर भी रही हैं। पहला है डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन, कि हमारे पास मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, ये सारे जो यूपीआई ट्रांजेक्शन, ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है, इसमें थोड़ी कमी मैं पाता हूँ, जिससे कि कुछ ग्राहक जो है नेशनलाइज बैंकों पे निर्भर होते हैं, और उनको हमारे ग्रामीण बैंक में खाता होने के बावजूद भी दूसरे बैंकों में खाता खोलने पड़ते हैं। बराबर है। और दूसरा जो है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं कि रूरल जगह में हम जब काम करते हैं तो हम में क्या होता है, नेटवर्क फेलियर हो जाता है, पावर कुछ दिक्कत होता है, एक एक कई बार जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर के सुविधाएं जो हैं वो थोड़ी कमी रहती हैं, जिसकी वजह से भी हम दूसरे बैंकों से जो है उसको सही तरीके से हम एम्बियंस नहीं दे पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्त ज़्यादा नहीं बोलेंगे, दोस्त तो वैसे बहुत है, क्योंकि दोस्त की बात करेंगे तो आज रात भी गुजर जाएगा, दोस्त बहुत हो जाएंगे, है ना। कि कैश नहीं मिलता है सर, एटीएम नहीं है, हिमाचल में तो बुरा हाल है लिख रहे हैं कोई साथी, है ना, तो वहाँ पर तो हम पहुँच नहीं पाते हैं। तो ये बहुत सारे नेगेटिविटी हैं। कैश अगर किसी ग्राहक को निकालना हो तो वरुण जी के पास 3 दिन पहले बताने आएंगे, वरुण साहब मैं ना परसों ना 5 लाख रुपए निकालूंगा। क्यों? क्योंकि कैश रेमिटेंस सिस्टम भी इस तरह का दिक्कत है रूरल जगह में, कई जगह स्ट्रांग रूम नहीं है, कई जगह सीसीटीवी नहीं है, तो अनेक प्रॉब्लम है। बट हमें कम से कम चीज़ों को बताना है जो सुधारात्मक तरीके से लगे, जैसे टेक्नोलॉजी का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया। चलिए अब अगला सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, बैंक का सीडी रेशियो क्या इंगित करता है? एक बैंक का जो सीडी रेशियो है क्या इंगित करता है, इसे कैसा होना चाहिए? सीडी रेशियो के बारे में हमेशा बार बार बोलता हूँ कि सीडी रेशियो आप ऐसे पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा सर बैंक का मुख्यतः 2 मुख्य काम है, पब्लिक से जमा स्वीकार करना और जरूरतमंद लोगों को वही जमा को लोन के रूप में विस्तारित करना। तो बैंक में इन दोनों रेशियो का एक बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बैंक जो है, जिनके पास जो पैसा ज़्यादा है, एक्सेस पैसा है, उनको डेफिशिएट पैसा, जिनके पास डेफिशिएट है उनको भेजने का काम करती है। तो जमा स्वीकार करना डिपॉजिट है और ऋण देना वो क्रेडिट है। तो इन दोनों का रेशियो जो है बैंक में एक प्रॉफिटेबिलिटी को इंगित करता है। अगर हम जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें हमारा एक्सपेंडिचर है, उसमें हमारा खर्चा है, तो उस डिपॉजिट को हम डिप्लॉय करते हैं लोन के रूप में सही चुनाव करते हुए, तो उसमें प्रॉफिट, उसमें हम इंटरेस्ट इनकम करते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालते हैं, और हम सस्टेनेबल बैंकिंग जो परिभाषा है उसको साबित करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है बैंक का, कि पब्लिक से जमा स्वीकार करना और उसी जमा को जरूरतमंद लोगों को लोन के रूप में देना। जब हम जमा स्वीकार करते हैं तो उस पर ब्याज देते हैं, और जब हम लोन देते हैं तो ब्याज लेते हैं, और दोनों के डिफरेंस से हम प्रॉफिट कमाते हैं। यही जो है सीडी रेशियो इंगित करता है। अगर ये सीडी रेशियो सही तरीके से मैनेज है तो हमारे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे सीधा असर करेगा। और ये सीडी रेशियो कम से कम 60-40 रेशियो का है तो उसको अच्छा माना जाता है। वैसे 50% से ज़्यादा हो तो ठीक ठाक माना जाता है, 60% के आसपास हो तो अच्छा माना जाता है, 60 से 70 होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, बशर्ते एनपीए मैनेजमेंट सही हो। दोनों में वाइस वर्सा है। तो आप इसे आप कह सकते हैं कि सीडी रेशियो अगर बैलेंस वे में देखा जाए तो 60-40 का रेशियो होना चाहिए। मतलब अगर आपने किसी का 100 रुपया जमा लिया है तो 60 रुपए तक आप लोन दिए हैं, तो आप जो है एक अच्छा सस्टेनेबल जो है प्रॉफिट कमा रहे होंगे, अच्छा जो है आप कैपिटल अपने पास बचा लेंगे रिजर्व के लिए। और ये तब होगा जब बहुत सारी चीजें आप नीति नियमों से करते हैं तब भी, है ना। बैंक के जो पता चला किसी को भी लोन बांट दिए, लेकिन एक अच्छा रेशियो वही माना जाता है। चलिए, तो ये बैंक का सीडी रेशियो हो गया। दूसरा है, किसी आवेदक को ऋण स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व किन किन बिंदुओं का अध्ययन मुख्यतः से किया जाता है? बताइए वरुण जी, किसी आवेदक को लोन देने से पहले कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? ये कौन है पहले? हाँ, मीना, संजय मीना जी बताओ। बताओ जी, आप तो यही सवाल था ना कि लोन नहीं देना चाहिए बोल रहे थे। जी सर, लोन मीना लेने जी से बताएं। पहले जैसे
जी सर, हम्म, यदि किसी कस्टमर को अपन लोन दे रहे हैं तो अपने पास वो आएगा तो सबसे पहले तो अपन उसकी सिविल देखेंगे। ठीक। हम्म, सिविल देखने के बाद जब भी कोई विजिट करने जाते हैं, कोई भी ब्रांच मैनेजर स्केल 1 स्केल 2 के, हम्म, तो उनके जो अपने पास जो रिपोर्ट होती है उनकी, तो रिपोर्ट के आधार पर फिर उसको लोन अपन दे सकते हैं हम्म, विजिट करने के बाद। हम्म, तो सर ये डिपेंड करता है ब्रांच मैनेजर के ऊपर। ब्रांच मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि पॉलिसी आपका बोलता है कि कुछ भी कर देगा ब्रांच मैनेजर। सर ब्रांच मैनेजर का पॉलिसी तो ऑलरेडी होती है ना सर उसके हम्म, पास, तो विजिट हम्म, करने के बाद ही वो लोन देगा उसको। ठीक है। तो सर तो मेरा तो एक ही मानना है कि उसकी यदि सिविल रिपोर्ट अच्छी है और हम्म, उसके पास घर की कंडीशन वगैरह सब अच्छी खासी है कि हाँ दे सकता है भविष्य में पैसा, तो सर उसको अपन लोन दे सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि सिविल रिपोर्ट देख लिए उसके बाद लोन दे देंगे, है ना? नहीं तो सर, ये उसके बाद अधूरा। निरीक्षण भी करते हैं ब्रांच मैनेजर। हाँ, और किसी ने बोला, बोली। हाँ हाँ, तो संजय जी ने बताया कि सबसे पहले सिविल रिपोर्ट देखना चाहिए और उनका निरीक्षण करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा आप बताएंगे तो जी ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा बिंदुवार थोड़ी बतानी पड़ेगी जी कि जी सर जी। किसी सर भी जिस आवेदक प्रोजेक्ट को। सर मैं ये कहना चाह रहा था, जिस प्रोजेक्ट के लिए हम लोन दे रहे हैं वो प्रोजेक्ट उसका रनिंग में रनिंग हो, या मतलब उसके लिए उसकी जो एसेंशियल चीजें हैं, जैसे हम डेयरी फार्म के लिए दे रहे हैं उसके लिए भैंस है या नहीं है, उसकी प्रोजेक्ट की वास्तविकता है कि नहीं है। और प्रोजेक्ट नहीं है और वो हवा में चला है जैसे, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी तो फिर लोन देना कोई प्री सैंक्शन का वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, ये अच्छी बात कही आपने, है ना? तो उन्होंने भी अच्छी बात कही, संजय मीना जी ने। और कोई साथी कोई इनपुट डालना चाहते हैं? फिर मैं थोड़ा इसको बिंदुवार बता दूंगा कि इसको इसका जवाब कैसे देना चाहिए। तो ये दोनों जी सर साथी जो भी बताइए। कह रहे थे, वो दोनों ने अच्छी बात कही। एक तो होता है कि सिविल देख लेना चाहिए। सिविल जो है बैंक के नियमानुसार, अगर उसकी योग्यता है सिविल का 700 सिविल रखा गया है चेक, तो अगर उससे कम है सर तो एक नहीं है। एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। हम्म, अभी हमारे एक है मनीष जो है, हमारे अनूपपुर के हैं। हाँ, उसकी सिविल है सिविल 72 पेज की सिविल है, 72। हम्म, और सिविल स्कोर उसका अबाउ है 800 के लगभग। ओके, और उसको अभी फाइनेंस किया है, होम लोन फाइनेंस किया है उसको 17 लाख का कुछ, हम्म, आरओ से सैंक्शन हुआ है। हम्म, तो कहने मतलब सिविल बेस के स्कोर पे और कहने मतलब प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने पर उसको लोन दे दिया गया, आरओ से स्वीकृत होके आ गया सर। तो कहाँ से करना चाहिए था उसको? वो तो आरओ आरोपी से, पावर में आरओ होगा, से ही इसलिए होना आरोप से कर चाहिए रहा सर। होगा। आरओ से ही होगा सर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, कहने मतलब उसका सिविल स्कोर बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा उन्होंने। हाँ, बट और ये प्रॉफिट। जी इरिलेवेंट एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल मत दीजिएगा, है ना? जी जी जी। डिस्कशन के तौर पर ठीक है, बट इरिलेवेंट एग्जाम्पल ऐसे नहीं देना। अभी यहाँ पर आपको फोकस होके बात करनी है कि सर बैंक में किसी भी आवेदक को ऋण स्वीकृति देने से पहले जी क्रेडिट पॉलिसी में नीति निर्धारित किए गए हैं, जिनमें बिंदुओं को, निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान देने की जरूरत है। पहला, उसका करेक्टर। करेक्टर में सारे आ जाते हैं। नो योर केवाईसी, मतलब उस व्यक्ति को कितना जानते हो, मतलब केवाईसी उसके पेपर दस्तावेज का मूल्यांकन। फिर उसके बाद उसका सिबिल क्या होगा? सिबिल, सिबिल रिपोर्ट, उसका पिछले कभी लिया था लोन तो पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। तो पहला चीज अध्ययन जो करना है सबसे मुख्यतः वो केवाईसी डॉक्यूमेंट है। केवाईसी। केवाईसी कि वो उसके सारे केवाईसी फुलफिल हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमको बार बार उसके पास जाना पड़ सकता है, उसे उसको हम पैसा देने वाले हैं, तो हम उसको पूरी तरह से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसलिए हमको उसका करेक्टर भी देखना पड़ेगा। सिविल, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, कब कब पैसा लिया था, जैसा अभी आपने बताया कि 72 पेज का, मतलब जब भी पैसा लिया उसने चुका दिया, तो ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है कि इसको लोन देंगे तो कहीं भी गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि इसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है। सिविल। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल मतलब वो कुछ व्यापार कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है, तो अपना पूंजी कितना लगा रहा है, उसका पूंजी कितना लगा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल। फिर अगला आता है कंडीशन। कंडीशन मतलब वो प्रोजेक्ट वाइबल है कि नहीं, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उसका कंडीशन क्या है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे वो बन रहा है, बैंक का क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी। फिर आता है आपका कोलिट्रल।
देखो बिजनेस के लिए लोन दे रहे हैं या किसी के लिए भी लोन दे रहे हैं, तो वो लोन अच्छा भी चल सकता है, लोन खराब भी हो सकता है। अच्छा चल जाएगा तो खुद पटा देगा, खराब हो गया तो हम उस कंडीशन पे, दोनों कंडीशन पे हम वसूली करने लायक होने चाहिए, तभी जाके आप उसको लोन दोगे। बराबर है ना शेखर जी, सही बोल रहे हैं? कि आप किसी को 1 करोड़ रुपए दे रहे हो, 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो दो रास्ते होंगे, या तो पटाएगा या तो नहीं पटाएगा। तो पटाएगा तो कोई बात ही नहीं है, बिजनेस से पटा देगा, और दूसरा नहीं पटाएगा तो भी वसूली करने के लिए आपके पास एसेट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कोलेटरल। तो ये देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे गारंटर। क्या देखेंगे कि अगर ये नहीं पटाएगा तो कौन रहेगा, गारंटर, सिक्योरिटीज एंड गारंटर जिसको बोलते हैं। तो आपको इन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए अलग अलग जो एसेट्स हैं उनके आधार पर, लोन के आधार पर लोन स्वीकृत किए जाएंगे सर। ये मुख्यतः कुछ 5 बिंदु हैं सर, जिसको मैं पुनरावृत्ति के तौर पे बता दे रहा हूँ। कि पहली चीज है कि नो योर केवाईसी गाइडलाइन, केवाईसी गाइडलाइन का पालन करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे। दूसरा सिबिल की जांच करेंगे। तीसरा उसके कैपिटल की जांच करेंगे, उनके बैकग्राउंड की जांच करेंगे, कैरेक्टर की जांच करेंगे। चौथा उनके फिजिबिलिटी की जांच करेंगे, जिस प्रोजेक्ट के लिए फिजिबल है कि नहीं, वो योग्य है कि नहीं, उसकी योग्यता है कि नहीं। फिर उसके बाद उनके पूंजी कैपिटल की जांच करेंगे, उन कैपिटल क्या लगा रहे हैं वो, उनका मार्जिन हिस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग उसके कोलेटरल की जांच करेंगे, और कोलेटरल की जांच करने के बाद फिर गारंटर देखेंगे। इन आधार पर हम निर्णय लेंगे लोन देने के लिए कि उनको लोन देना है कि नहीं देना है। ऐसा आप करके कंक्लूड कर सकते हैं, तो आपका अच्छा होगा। चलिए, तो ये कुछ 11 सवाल अभी 1-2 दिन में हमारे साथियों से पूछा गया। फिर आज जो प्रमोशन के इंटरव्यू हुए, या कल जो प्रमोशन के इंटरव्यू हुए हैं, आज तो नहीं हुआ है, कल जो इंटरव्यू हुए हैं उनमें ये पूछा जा रहा है ज़्यादातर एजुकेशनल आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। मान लीजिए आपने हिंदी साहित्य में एमए किया है, तो उससे जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं कि आपने हिंदी साहित्य में एमए किया है, बताइए कोई लिटरेचर का नाम, कोई चीज़। तो ऐसे चीज़ों में वो उनकी अपेक्षा इसलिए रहती है कि कोई कोई साहित्यिक वहाँ पर इंटरव्यू पैनल में बैठे रहते हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं। और ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये उनके पिलर में से है। इंटरव्यू के 5 पिलर होते हैं: पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, जॉब प्रोफाइल, बैंकिंग और करंट अफेयर्स। ये 5 पिलर में से कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हालांकि ज़्यादातर चांसेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं रहती है, लेकिन फिर भी पूछे जा रहे हैं। तो जितना आपको आता है उतने का जवाब दे दीजिए, जितना नहीं आता है उनसे क्षमा प्रार्थी कर दीजिए, सर पढ़े हुए काफ़ी साल हो गए, याद नहीं आ रहा है, मैं ठीक तरीके से बता नहीं पाऊंगा, है ना। तो इस तरह से आप क्विट कर लीजिए, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि आपको सारे सवाल जवाब पूछे जाएंगे और आप उनको बता पाओगे। अगर 10 सवाल पूछे गए और अगर 8 सवाल का जवाब आप नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो 2 सवाल का जवाब आप बता पाए, उसको कैसे बता पाए, ये मैटर करेगा नंबर देने के लिए। ठीक है, तो आप जिसको जानते हो उसी को तो बता पाएंगे। वो ये तो देखना चाह रहे हैं ना कि अगर कोई ब्रांच मैनेजर बन गए आप, और कल के बारे में, कल वरुण जी के पास कोई आ गया, बड़ा कस्टमर आ गया, बोला सर मेरे को ना कोल्ड स्टोरेज खोलना है सर, मेरे को पूरी प्रक्रिया बताओ। तो वरुण जी तो पसीना निकल गया, पहले ही सब पसीना निकल है, पानी वानी लाओ भैया, नहीं तो है। मतलब ऐसा आप उस ग्राहक को कैसे फेस करोगे, क्योंकि अभी तो आपको नहीं मालूम है ना, लेकिन फिर भी उसको डील करना है। यही चीज तो जानना चाहते हैं कि आप जो नहीं जानते हैं उसको कैसे कहते हैं, है ना। तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जितना चीज़ें अगर आप जानते हो, पढ़े हुए हो, कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा है तो बोल दीजिए। अगर याद नहीं आ रहा है तो उनको क्षमा मांग लीजिए, सर वो याद नहीं आ रहा है, पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गया और उपयोग में नहीं आ रहा है, तो वो भूलना हो गया। अभी तो बैंकिंग में ही जो है हम जो काफ़ी अच्छे से हम काम कर रहे हैं, तो पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा करके आप क्विट हो जाइए। तो ये सवाल है इंटरव्यू के। अब हम बात करेंगे कुछ टिप्स। अच्छा, ये और भी सवाल पूछे गए हैं, है ना, और भी सवाल पूछे गए। ये देखो और सवाल आए हैं। पूछा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा ऋण वृद्धि है, तो आपके पास क्या सुझाव है। खुदरा ऋण, रिटेल एक ऐसा सेगमेंट है, क्योंकि बैंकों में 3 सेगमेंट होता है। राम बोलते हैं, जय श्री राम, है ना, क्या बोलते हैं वरुण जी, राम मतलब, रैम मतलब, आर का मतलब होता है रिटेल, ए का मतलब होता है एग्रीकल्चर, एम का मतलब होता है एमएसएमई। तो एग्रीकल्चर तो पूरा एकदम जबरदस्त है, छा गए हो एग्रीकल्चर में है। ये देखो, ये हमारे वरुण जी है ना, ये किसान टाइप का ही दिखने लगा है। किसान टाइप, क्यों, केसीसी बांटते बांटते हैं, किसान के अगर बांटते, तो एग्रीकल्चर के तो मास्टर हैं भाई। एमएसएमई,
MSME भी छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को फाइनेंस करते हैं, आप PMEGP वगैरह या छोटे लघु उद्योग को करते हैं, हो जाता है। लेकिन रिटेल में बहुत दिक्कत होता है। रिटेल का मतलब होता है पर्सनल लोन हो गए, पेंशन लोन हो गए, आपके जो हाउसिंग लोन हो गए। तो हाउसिंग लोन होता नहीं है क्योंकि वहाँ पर ऐसे जगह घर बनाते हैं जिन डाइवर्सन रहता नहीं है, मॉर्गेज नहीं रहता है, एग्रीकल्चर खेत के बगल में ही घर बना लेते हैं। तो इसीलिए इनको सुझाव मांगा गया है कि ग्रामीण बैंकों में खुदरा ऋण में वृद्धि हेतु आपके पास क्या सुझाव है। तो आप इनके लिए कह सकते हैं कि आप ग्रामीण बैंक जो है सेवाएं प्रदान करने में नेशनलाइज्ड बैंकों के बराबर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। तो अगर हम जो भी सैलरीड पर्सन है जो गांव एरिया में सर्विस करते हैं या गांव के लोग हैं जो वेतन मान ग्रहण करते हैं, ऐसे लोगों को हम सैलरी अकाउंट ओपन करने के लिए मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। अगर वो सैलरी अकाउंट आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लोन योजनाएं जो हैं खुल जाती हैं जो खुदरा ऋण की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा कि एरिया प्रोफाइलिंग करेंगे जिसमें वहां पर रहने वाले लोगों के आय के साधन जानने की कोशिश करेंगे, जिससे पता चलेगा कि इनको खुदरा ऋण जो हमारे बैंक है उनको विस्तारित कैसे कर पाएंगे। तो आप जो आय का स्रोत उनको पता करेंगे, एरिया प्रोफाइलिंग करेंगे, सैलरीड पर्सन को आकर्षित करेंगे, पेंशन अकाउंट खोलने के लिए हम कोशिश करेंगे जो रिटायर्ड हैं उनके द्वारा। तो इन माध्यम से हम बैंकों में खुदरा ऋण वृद्धि हेतु जो है कार्य कर सकते हैं और इसका लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। फिर पूछ रहे हैं आप आगामी दिनों में ग्रामीण बैंकों में अपनी क्या भूमिका देखते हैं। तो ये एक सवाल है, मतलब आप आपकी स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया। तो आप बोल सकते हैं कि आगामी दिनों में ग्रामीण बैंकों में मैं अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका देखना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 7-8 साल में बैंक में जो मुझे कार्य अनुभव मिला है और जो ग्राहक सेवा जो प्रबंधन के बारे में जो कला कौशल्य मैं सीख पाया हूं, उससे मैं अपनी एक बड़ी भूमिका देख रहा हूं कि मैं अपने पिछले अनुभव, अपने दायित्व और अपने ज्ञान कौशल और अपने सहनशीलता, अपने साहस के साथ आने वाले समय में ग्रामीण बैंक से जुड़े हुए कस्टमर को और बेहतर सेवा देते हुए मैं ग्रामीण बैंक के व्यवसाय को बढ़ाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हूं। इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं और विश्वास दिलाता हूं। और मैं ग्रामीण एरिया में काम करते हुए एक आनंद का भी अनुभव करता हूं। वो आनंद का अनुभव इसलिए करता हूं कि मैं उनका काम तो कर देता हूं, लेकिन काम करने के बाद उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता है, वो आत्मीयता जो मिलती है, या उसके बाद जब कभी वो मिलते हैं, जिस तरह से सत्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, वो मुझे बहुत आनंदित करता है, प्रफुल्लित करता है। तो इसीलिए मुझे जो है और अच्छा कार्य करने के लिए मैं प्रोत्साहित होता हूँ। बराबर है वरुण जी? ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है आपने स्नातक किस विषय से किया है, मतलब आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया है। ये देखो पूछ दिया, BSc आपने किससे किया है, ग्रेजुएशन किससे किया है, साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है। तो ये है पैनल के ऊपर, एक पैनल के पास है भाई ये सोर्स है ना, कि आपको पूछ सकते हैं आपको ने किस विषय में आपने किया है, आपने मैनेजमेंट किया है, आपने साइंस पढ़ा है, तो उससे जुड़े हुए कुछ से का टेक्निकल सवाल पूछ सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो बता दीजिए, नहीं जानते हैं तो बोलिए सर ये पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गया, 10 साल पहले पढ़ा था और अभी ठीक तरीके से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा बोल दीजिए। फिर अगला सवाल है पदोन्नति उपरांत आप बैंक में अपनी भूमिका में क्या बदलाव करना चाहेंगे, है ना, क्या बदलाव करना चाहेंगे वरुण जी, ये सवाल का जवाब दीजिए आप। आपकी पदोन्नति कर दिया जाए तो आप अपनी भूमिका में क्या बदलाव करना चाहेंगे? बोलिए क्या जवाब देंगे इसका। हाँ जी, माइक ऑन कर लीजिए। सर अभी तो कुछ पता नहीं है सर, अंदाजा नहीं है सर, आप बताएंगे तो उसके बाद थोड़ा सा। हमारा राजू नैन है ना बताने के लिए, तो राजू नैन बताएगा। राजू बताओ क्या भूमिका चेंज करोगे, प्रमोशन हो गया तो? नमस्कार सर। नमस्ते। प्रमोशन के उपरांत तो सर कार्यालय सहायक की भूमिका तो ऑटोमेटिक बदल जाएगी सर, कारण कि वो अधिकारी की श्रेणी में आ जाएंगे और अधिकारी की श्रेणी में आने के उपरांत उनका जो वर्किंग कल्चर है और कार्य का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा सर। और जब कार्य का दायरा बढ़ जाएगा तो वो बहुत सारी सुविधाएं लोगों को, बहुत सारी सेवाएं लोगों को, कस्टमर को दे सकते हैं। एक तरह से कहें सर तो सुपरवाइजरी कैडर में जाने के बाद
उनका जो लोन देने का अधिकार हो जाएगा, फील्ड विजिट का अधिकार हो जाएगा, ये सब से उनको उनके खाते जो है खोल सकते हैं। क्लर्कियल कैडर में रहने पे क्या है सर कि आप किसी के अधीनस्थ हैं, लेकिन सुपरवाइजरी कैडर में जाने के बाद क्या है कि आप अपने मुताबिक उनको सेवा दे सकते हैं। अगर किसी कस्टमर का खाता तुरंत खोलना है तो आप निर्देश दे दिए तो खाता तुरंत खुल जाएगा। तो ये सब चीज जो है ना वो भूमिका ऑटोमेटिक बदल जाएगी सर, और प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक अपनी भूमिका में बदलाव लाते हुए और उनको बेहतर सेवा दे सकें सर। बहुत बढ़िया। तो आपने कुछ बिंदुओं को अच्छा रखा है और चीज़ों को आप उसको एलोबरेट कर पाए। बट ऐसे सवाल जब आपसे पूछे जाएं तो आप कह सकते हैं कि पदोन्नति के उपरांत सर मेरी भूमिका में एक बहुत बड़ा बदलाव मैं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक मैं मेकर था, अब शेकर बन जाऊंगा। तो एक बड़ी बदलाव जो भूमिका में होगा, मुझे अधिक ज्ञान हासिल करने की ज़रूरत है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत है, सुपरवाइजिंग जो पावर है उसको स्केलिंग करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मुझे साहस करने की शक्ति होगी, नए लोगों से मिलने के लिए मुझे साहस करने के लिए बदलाव करना पड़ेगा। मुझे सहने की भी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, मुझे टीम भावना में जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो ग्राहक सेवा प्रबंधन के लिए मुझे लोगों से बात करना होगा, तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल में सुधार करना पड़ेगा। साथ ही लोगों से मिलकर उनसे काम करवाने की कला मुझे सीखनी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो नेतृत्व कला कौशल है, ये लीडरशिप कला कौशल है, मुझे अपनी भूमिका के तौर पर सही उसकी सार्थकता को साबित करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए पदोन्नति के उपरांत मेरी भूमिका में एक बड़ा बदलाव करूंगा मैं, और उसके लिए सीखूंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसको हासिल कर लूँगा। जैसा गिनती से मैंने बताया, क्या कि आपका चेकिंग वाली क्वालिटी, मतलब चेक करने वाली क्वालिटी, निर्णय लेने की क्षमता, क्योंकि डेलीगेशन पावर आ जाएगा। दूसरा, साहस करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। फिर आपका सहन करने की शक्ति, टीम भावना से काम कराने की शक्ति, और निर्णय लेना है कि किस समय क्या करना है। ठीक है, ये तमाम जो है मैं भूमिका में बदलाव करना चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ये सब में मैं सक्षम हो जाऊँ। ये आप कह सकते हैं। अगला जो है, ये सवाल खत्म हो गए जो सवाल हमारे साथियों ने साझा किया था। अब फटाफट थोड़ा 10 टिप देख लेते हैं कि ऐसे कौन से टिप्स हैं सवालों के जवाब देते समय हम उसको सही तरीके से रख पाएं। पहला टिप्स है कि अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। आपका जो बैकग्राउंड है, ये आपके बैकग्राउंड में 3 चीजें आती हैं। एक तो आपका पर्सनल बैकग्राउंड आता है, दूसरा आपके ब्रांच का बैकग्राउंड आता है, और तीसरा आपका बैंक का बैकग्राउंड आता है। तो ये 3 बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा रिसर्च जरूर कर लीजिए कि आप कहाँ के हैं। अगर मान लीजिए आप जहाँ के हैं उसके आसपास जो है कौन सी चीज़ें होती है, कोई फेमस चीज़ है क्या, वहाँ की कोई संस्कृति अलग है क्या, या वो जगह किसी के लिए प्रसिद्ध है क्या, या वहाँ पर कोई स्पेशल चीज़ है जो देश दुनिया में जो है प्रचलित है। तो ये बैकग्राउंड का होता है कि अपने बैकग्राउंड है, अपने आसपास जहाँ रहते हैं, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई अच्छा चीज़ है क्या। तो इसके लिए आप रिसर्च कर लीजिए। तो 3 चीज़ों का रिसर्च करिए, अपने बारे, अपना पारिवारिक, अपना और अपने व्यक्तिगत बैकग्राउंड के बारे में। दूसरा, आप जांच कर लीजिए अपने बैंक ब्रांच के बारे में कि ब्रांच में कितने ग्राहक हैं। कई साथियों को सब पूछा जाता है कि आपके ब्रांच में कितने कस्टमर हैं, तो उनको कस्टमर का नंबर जो है कम से कम आसपास तो याद होना चाहिए कि 25,000 ग्राहक है सर। फिर आपका पूछा जाता है कि आपके ब्रांच के आसपास जो है क्या पोटेंशियल है, क्या चीज़ अच्छा हो सकता है, कौन सा लोन अच्छा हो सकता है, या कैसे ग्राहक हैं। तो ये इसको बोलते हैं एरिया प्रोफाइलिंग। तो एरिया प्रोफाइलिंग के बारे में मतलब ब्रांच के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। फिर बैंक के बैकग्राउंड के बारे में, मतलब बैंक में आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, ये कैसे पता चलेगा। बैंक के बारे में पूछेंगे तो मैं जब बैलेंस शीट पढ़ाता हूँ आपका, तो बताता हूँ ना कि आपके ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो उसको आप बता के रखो कि ये अच्छा है। दूसरा महत्वपूर्ण जो टिप है, रिव्यू योर ओन रिज्यूम डाटा। जो आपका रिज्यूम आप बना के दिए हो ना, उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वही उनके सामने रहता है और उसी से जुड़ा हुआ सवाल आपको, उनके सामने है फिर भी सवाल पूछते हैं। जैसे उसमें लिखा हुआ है आपने कि ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, आर्ट्स में किया है ना राजू जी, लिखा है ना आपने जो रिज्यूम जमा किया है उसमें लिखा है हुआ है आपने आर्ट्स में किया, बराबर है ना सर लेकिन फिर सर भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं वो कि आपने जो स्नातक है कौन से विषय में किया है। तो आप समझ लीजिए उनका आपका एड्रेस भी लिखा है, सब लिखा है, फिर भी पूछ रहे हैं।
वो आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं और आपसे ये सुन के आप क्या कह रहे हो, कोई ऐसा वर्ड कह रहे हो जिससे वो पकड़ के दूसरा सवाल करना चाहते हैं, यही इसलिए पूछते हैं। डोंट टॉक टू मच, ज़्यादा बात नहीं करना है। यहाँ पर तो हम डिस्कशन कर रहे हैं तो ज़्यादा थोड़ा एलोबरेट कर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जितना पूछा जाए उतना। जैसे पूछा गया कि आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए, या आप कौन से जगह से हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि से बताइए। तो आप जैसे हम बताएं, मैं सागर कैंट, जिला सागर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे माता पिता भाई बहन हैं। माता पिता जो है खेती किसानी करते हैं और भाई जो है एक मंत्रालय में जो है काम करता है और सिस्टर जो है अभी पढ़ रही है। इतना आप बता दीजिए, फिर अगला सवाल का इंतजार करिए। तो जितना पूछा जाए उतना बताया जाए। अगला टिप ये है कि रिप्लाई जो है स्ट्रेट क्वेश्चन पे रिप्लाई दीजिए। जैसा पूछा गया वैसा रिप्लाई दीजिए, जैसा पूछा गया वैसा रिप्लाई दीजिए। जैसे सवाल पूछा गया कि एनपीए प्रबंधन के लिए कोई बेहतर सुझाव दीजिए, तो आपने सीधे सीधे एनपीए पे बात करनी है कि सर एनपीए चुनौती है, इस चुनौती को निम्नलिखित उपाय से इसको सही किया जा सकता है। मतलब आप फोकस रहिए क्वेश्चन पर। तीसरा, नो योर जॉब प्रोफाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो आपका टिप्स है, आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप क्या काम कर रहे हो पिछले 3 साल से, क्या क्या आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, उसके बारे में तो सूक्ष्मता से आपको जानकारी होनी चाहिए। आप कैश डील करते हो, आप लोन फाइल डील करते हैं, आप रिकवरी करते हैं, आप क्या करते हैं उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर आप रिकवरी देखते हैं तो उनकी अपेक्षा रहेगी कि चेक बाउंस होने पर कौन सा सेक्शन लगता है, कैसे कैसे नोटिस देते हो, सरफेसी क्या होता है, डीआरटी क्या होता है, एनसीएलटी क्या होता है, आईबीसी क्या है। कुछ भी ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं क्योंकि आप रिकवरी देख रहे हैं। आप अगर कैश देख रहे हैं तो कैश में आपसे नोट क्लीन नोट पॉलिसी पूछा जा सकता है, फेक नोट कैसे डिटेक्ट करते हैं पूछा जा सकता है, रेमिटेंस के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें पूछे जा सकते हैं। तो आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको पता हो। फिर आता है लिसन एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, थोड़ा ध्यान से सुनना है उनको और एक चेहरे में उत्सुकता होनी चाहिए उस नए पद के लिए, और उनके साथ बात करते हुए आप उत्सुक नजर आए तो उनको रिस्पॉन्ड भी सही तरीके से करिए। अगला टिप्स है, जो महत्वपूर्ण टिप्स है 7वां नंबर, सेल योर स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टाइज। हमेशा बातों ही बातों में जब भी आपको मौका मिले आपको अपनी ताकत या अपनी शक्ति को उनके सामने रखना है कि आप में क्या बेहतरी है। यही है इंटरव्यू का काम। अगर इंटरव्यू के सेशन में आप अपनी स्ट्रेंथ को या आपके पास जो योग्यता है उसको रख पाए तो आपका काम हो गया। तो सेल योर स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टाइज, आप अपने स्ट्रेंथ को बताइए। जैसे मान लीजिए हमारे मदन लाल जी हैं, साल भर 3 साल से वहाँ काम कर रहे हैं कैश में, लेकिन वो क्या बताएंगे अगर कैश में रहते हुए भी उन्होंने 200 ओटीएस सेटल कर दिए, तो उनको कहीं ना कहीं उनको बताना पड़ेगा कि सर वैसे तो मैं कैश में रहता हूँ, लेकिन सर मैं आपको साझा करना चाहता हूँ कि मैंने पिछले साल इसी साल पिछले 3 महीने में मैंने 100 ओटीएस मोबिलाइज की। आपने क्या किया, आपने स्ट्रेंथ को बता दिया, तो आप सोचिए पूरा दिशा बदल गया। वो बोलेंगे अच्छा अच्छा कैसे 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 सेटल किए बताइए जरा, हाँ मदन लाल जी बताइए बताइए, ऐसा बोलेंगे। तो आप फिर आपके पास प्लस पॉइंट आ गया। सर मैं क्या करता हूँ, मैनेजर साहब से लिस्ट लेता हूँ और फिर उनके गांव-गांव में दौरा करता हूँ। दौरा करते समय मेरे को पता चल जाता है कि ये पैसा देगा कि नहीं देगा, और जो देगा उसके पीछे फिर लग जाता हूँ और मेरा सेटल हो जाता है सर। तो कहने का तात्पर्य आपकी स्ट्रेटजी है, आपकी स्ट्रेंथ है कि आपको देखो कैश का काम करने के बाद भी आप एक एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो आपकी स्ट्रेंथ है। तो मैं ये उदाहरण दिया। और कोई उदाहरण है, आप अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अच्छे कर पा रहे हैं, अच्छा किया है, तो उसके बारे में आप उनको सेल करिए या उनको सामने रखिए। दूसरा, डोंट बी नेगेटिव अबाउट इंडस्ट्री। तो नेगेटिव बातें तो करनी ही नहीं है। मैं बोला ना कि आपकी कमियां भी पूछी जाएं तो बहुत सारी कमियां नहीं बताना है, तो नेगेटिव बातें नहीं करनी है। ऐसी कोई भी बात जो इंडस्ट्री के विपरीत हो या पॉलिसी के विपरीत हो उस पर चर्चा नहीं करना है। हमें तो उनका अनुसरण करना है, क्योंकि हर एक चीज़ों के लिए पैनल बना हुआ है। आप पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, पॉलिसी बनाया मैनेजमेंट कमेटी ने, आपका रोल क्या बोलता है उसको अनुपालन करिए। ठीक है, तो वहाँ पर नेगेटिव चीज़ों को, आप इंडस्ट्री के नेगेटिव चीज़ों को मत बताइए। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए
कि भाई बैंकों का मर्ज कर दे रहा है, बैंकों को प्राइवेट कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? तो आप ऐसा कहिए सर कि सरकार जो है देश हित में कार्य करती है और सरकार इसीलिए बनाया जाता है ताकि देश जो है उत्तरोत्तर विकास की ओर जाए। तो सरकार समय समय पर जो भी योजनाएं लाती हैं या जो भी नीतिगत बदलाव करते हैं परिचालन के संबंध में, उन पर हमें भरोसा है और मुझे विश्वास है कि सरकार जो भी नीति लाएगी वो देश हित में लाएगी, समाज कल्याण के हित में लाएगी और हमारा देश और उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा बोल दीजिए, कैसा रहेगा? सही रहेगा शेखर जी? चलिए, डिस्कस अदर अपॉर्चुनिटी। आपके पास कुछ अदर अपॉर्चुनिटी है, मान लीजिए आपके एरिया में कोई ऐसा अनछुआ पहलू है जिसको आप वहां बता पाओगे, पोटेंशियल बता पाओगे, अवसर बता पाओगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके लिए आपको थोड़ा वर्कआउट करके जाना पड़ेगा। सपोज हमारे शेखर दास जी एक ब्रांच में काम करते हैं और वहां पर एग्रीकल्चर के ही लोन होते हैं, केसीसी के, लेकिन वो केसीसी अब सैचुरेशन हो गया, सारे किसानों को लोन दे दिए। तो आपके पास एक छोटा सा एक नया अपॉर्चुनिटी लेके जाइए कि सर मैं देख रहा हूँ कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम ये योजनाओं का विस्तार वहां पर करके चीज़ों को जो है सही कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी लेके जाना है, एक दो अपॉर्चुनिटी लेके जाइए कि वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। जो आपके नए चीज़ें आए, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आती है, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर की बात आती है, PMAGP की बात आती है, फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो रूरल एरिया में जो दिया गया, ग्रामीण एरिया के लिए, उनकी में बात आती है। फिर आपके PMAY जो रूरल एरिया में अगर है तो उसकी बात आती है। तो कुछ नई योजनाओं या नई संभावनाओं को लेकर जाइए जो नॉर्मली पिछले 10 साल से 15 साल से हुआ रहा है, उसके अलावा एक आध दो पॉइंट ऐसा लेके जाइए जो नया हो उस इलाके में, आपके जिस इलाके में सर्विस हो रहा है बैंक का। फिर आता है अट्रैक्शन ऑफ द न्यू रोल। अट्रैक्शन ऑफ द न्यू रोल ये है कि ये जो नया रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए आप कितना योग्य हैं, इसके प्रति आपका आकर्षण क्या है, ये बताने की बात है। जैसे कि अभी आज भी कल जो इंटरव्यू हुआ था, आज साथी ने सवाल किया कि आप ब्रांच मैनेजर बन जाओगे तो क्या क्या करोगे। तो ये उस रोल के लिए पूछे जा रहे हैं, उस रोल के लिए अट्रैक्शन क्या है, जब ये रोल मिल जाएगा तो आप अपने आप को कैसा देखते हो। तो इसके लिए आप जो है थोड़ा तैयार कर लीजिए। वैसे सारी चीज़ें वीडियो में अवेलेबल है और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक इंटरव्यू लेने वाले जो इंटरव्यूअर हैं वो आपके अंदर एक समग्र व्यवहार कुशलता देखना चाहते हैं कि आप ज्ञान कौशल्य तो पार करके आए हैं, ज्ञान कौशल्य तो आपने एग्जाम से पास करके आए हैं, बट पिछले 2-3 साल से आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपने कैसे कार्य निष्पादन किया है, और अगर कार्य निष्पादन किया है तो उस कार्य निष्पादन को कैसे बता पा रहे हो। फिर परसिस्टेंस कैसा है, आप उसको कैसे आप सही तरीके से चला रहे हो, निर्बाधित तरीके से। फिर डिसिप्लिन देखना चाहते हैं, एटीट्यूड देखना चाहते हैं, अगर आपके सामने फेल्योर आता है तो आप उसको कैसे सामना करते हैं, रिस्क आता है तो उसको कैसे मिटिगेट करते हैं, आप कठोर परिश्रम कैसे करते हैं, आप निर्णय कैसे लेते हैं, संकल्प शक्ति क्या है आपकी, आपकी धैर्य क्या है, सहन शक्ति क्या है। ये सारी चीज़ों को देखने का जो तोड़ है ना, वो है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में तो पहाड़ के ऊपर खड़े कर दिए तो आप डरते हो, क्या करते हो, कैसे संभलते हो, ये सारी चीज़ें देखने की जो कला होती है वो इंटरव्यू होती है। तो आशा करते हैं कि आज के सेशन में आपको एक बेहतरीन जानकारी मिल पाई होगी, आप इंटरव्यू के कुछ पहलुओं को आप सीख पाए होंगे। तो इसके साथ मैं ये सेशन जो है आप समाप्त करता हूँ। आज के दिन की पुनः आपको बधाई देता हूँ कि आज का दिन जो असत्य पर सत्य का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय, अंधकार पर रोशनी का विजय, और ये तमाम विजय आज जो है दशहरा और विजयदशमी में आप प्राप्त करें, इसी शुभकामना और बधाई के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।